साथ सीख रहे हैं बीकॉम वालों बिजनेस लॉ। इसमें आज हम टॉपिक जो सीखेंगे ये बहुत अहम टॉपिक है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर पेपर में सिलेक्ट होता है। ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंसीडरेशन, रूल्स रिगार्डिंग द वैलिड कंसीडरेशन। ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज कंसीडरेशन, essentials of a valid consideration। ये क्वेश्चन बन के आता है what is consideration, there is no consideration and no contract। बहुत अहम क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। The consideration means which has some value in the eye of law। जिसकी कोई कोर्ट की नज़र में, कानून की नज़र में कोई वैल्यू हो किसी चीज की, तो वो कंसीडरेशन कहलाती है। समथिंग गिवन एंड रिटर्न, समथिंग गिवन एंड टेक इज कॉल्ड कंसीडरेशन। आपकी बुक से एग्जांपल रीड कर रहा हूं, देखिएगा। ए एग्री टू सेल हिज हाउस फॉर ₹1 lakh टू बी एंड बी प्रॉमिस टू टीच हिम द प्रॉमिस ऑफ वन पार्टी इज द कंसीडरेशन फॉर अदर। अब ए ने बी के साथ ये जो एग्रीमेंट किया है, ए ने कहा कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा अगर आप मुझे अपना हाउस सेल कर दो। अब ए ने 1 लाख देना है और बी ने हाउस देना है। अब बी के लिए कंसीडरेशन क्या है, 1 लाख, और ए के लिए कंसीडरेशन हाउस। आप लोगों को समझ आ गई। समथिंग गिवन एंड टेक, जिसकी कोई वैल्यू हो उसको कंसीडरेशन कहते हैं। रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसीडरेशन या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कंसीडरेशन। एक वैलिड का क्या मतलब है, जिसकी कोर्ट की नजर में कोई वैल्यू हो वो वैलिड है। इनवैलिड नाम का वर्ड आपने पहले ही सीख लिया था कि कोई लॉ में नहीं है। जो वैलिड नहीं होता वो वॉइड होता है या वॉइडेबल होता है। रूल एक कंसीडरेशन को वैलिड कंसीडरेशन बनने के लिए इन एसेंशियल्स को फुलफिल करना पड़ेगा। एक कंसीडरेशन तभी वैलिड कंसीडरेशन मानी जाएगी अगर वो ये तमाम रूल्स या तमाम एसेंशियल्स को फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है ना जी। डिजायर ऑफ प्रोमिसर, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। फॉर अ वैलिड कंसीडरेशन, कंसीडरेशन मस्ट बी डन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। प्रोमिसर की डिजायर पर की जाए। इट मीन्स एनी एक्ट विच इज डन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी विदाउट डिजायर ऑफ प्रोमिसर कैन नॉट बी अ कंसीडरेशन। इसमें वो बता रहा है कि प्रोमिसर की डिजायर होना जरूरी है। एग्जाम्पल, ए और बी दो बंदे हैं। ए के हाउस को आग लग जाती है, बी जल्दी से भागा आता है और आके आग को बुझाना शुरू कर देता है। अब देखिए, ए ने बी को कहा नहीं कि आ और मेरे हाउस को जलने से बचा ले। अब वो अपनी मर्जी से वॉलंटियरली आता है। बाद में बी ए को कहता है कि भाई मैंने जो आपकी हेल्प की है तो इसके बदले में तू मुझे 10,000 रुपया दे। तो ए मना कर सकता है, ए उसको ये पे नहीं करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि आपने मेरी डिजायर पर तो ये काम नहीं किया बल्कि आपने वॉलंटियरली ये काम किया है। आप लोगों को समझ आ गया बेटा। कंसीडरेशन मतलब वो जो 10,000 मांग रहा है, वो 10,000 जो कंसीडरेशन है वो उसमें प्रोमिसर की डिजायर नहीं है, ए की डिजायर शामिल नहीं है। द पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, नेक्स्ट है एक्ट और एब्सटिनेंस। एक्ट और एब्सटिनेंस की डेफिनेशन देख लें पहले। अ कंसीडरेशन में बी फॉर्म्ड बाय डूइंग और नॉट डूइंग समथिंग। कंसीडरेशन लाजमी नहीं है कि कुछ परफॉर्म करने के लिए ही हो,
कुछ ना परफॉर्म करने के लिए भी हो सकती है। मतलब क्या सर? देखिए, ए ने बी को अगर कहा कि भाई मुझसे 10,000 एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन तू इस बिहाफ पे कोर्ट ना जा मेरे अगेंस्ट, तो बी इस बात पे एग्री हो गया। अब ये जो कंसीडरेशन है बी के लिए, ए ने जो 10,000 एक्स्ट्रा देने की बात की, अब बी के लिए 10,000 एक्स्ट्रा है, ए के लिए है कि वो कोर्ट में ना जाए। तो ये एक काम को मना करने के लिए कंसीडरेशन है, किसी काम को रोकने या मना करने के लिए भी कंसीडरेशन हो सकती है। पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, इसकी डेफिनेशन देखिए। A consideration may be found by doing something or not doing something, ये हो गया। The consideration can be paid by promisee himself or by the third party, so consideration may move from the promisee or any other person। अब देखिए, पेमेंट करनी है ना, ए और बी के दरमियान अगर कोई एग्रीमेंट है, ए और बी के दरमियान अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, तो ए ने, फर्ज करते हैं ए ने कहा कि बी तू मेरी कार खरीदेगा, 10 लाख में मैं बेचना चाहता हूँ। बी ने कहा ओके 10 लाख में डन करो, मैं ये कार आपकी खरीद लेता हूँ। अब बी, ए के लिए कंसीडरेशन है यहाँ पर 10 लाख और बी के लिए कंसीडरेशन है कार। अब ये 10 लाख बी भी दे सकता है, बी की तरफ से बी का कोई रिलेटिव, कोई दोस्त या कोई और भी ये पेमेंट कर सकता है, एनी अदर पर्सन। इसी तरह से ए ने ए को पैसा तो दे दिया, लेकिन कार ए ने अभी डिलीवर नहीं की। ए कहता है कि यार ये शोरूम पे खड़ी हुई है, आप वहाँ पे जाके मेरे फलां पर्सन से मिलना और उसको कहना कार मुझे दे दो, मेरी बात करवा देना, तो वो आपको कार दे देगा। तो थर्ड पार्टी भी कर सकती है। मतलब कंसीडरेशन को निभाना सिर्फ प्रॉमिसी का काम नहीं है, प्रॉमिसी की तरफ से कोई भी पर्सन उसको फुलफिल कर सकता है। फॉरबेरेंस ऑफ राइट और क्लेम, डेफिनेशन देखें। इट मीन्स अ प्लेंटिफ हैज राइट टू फॉरबेरेंस ऑफ क्लेम on a promise by the defendant, he refrains from legal action। एग्जाम्पल देखें फिर आप इसको समझेंगे। फॉरबेरेंस ऑफ राइट और क्लेम, अपने राइट या क्लेम को छोड़ देना। ए प्रोमिस नॉट टू स्यू हिज डेटर बी, ए ने ये प्रॉमिस की कि वो केस दायर नहीं करेगा बी के अगेंस्ट। B promised to pay additional 1 lakh. The forbearance by A is consideration for B to pay rupees 1 lakh. Forbearance the claim, मतलब अगर कोई राइट बनता है एक पार्टी का दूसरी को, तो वो कहता है कि मुझे अगर आप 1 लाख दे देते हो, मैं आपको अपना ये राइट छोड़ता हूँ। अब ये फॉरबेरेंस जो उसका राइट है, जो क्लेम है, उसको छोड़ने के अगेंस्ट भी कंसीडरेशन हो सकती है। कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। डेफिनेशन रीड करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। कंसीडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जस्ट यही लिखा हुआ है। इसको नोट्स से के साथ साथ आपने बुक को से इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। इसमें जरा डेफिनेशन मैंने शॉर्ट लिख दी है। कंसीडरेशन देखिए, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर इस तरह से हो सकती है। अभी प्रेजेंट में, जैसे इसी कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहा हूँ, अभी प्रेजेंट में बात हुई है, 1 लाख उसने अभी दे दिया, कार फ्यूचर में मिलेगी, ठीक है। अभी पास्ट में उसने 1 लाख दे दिया, कार उसको फ्यूचर में मिलेगी, तो ये कंसीडरेशन फ्यूचर के लिए है। अगर अभी कार डिलीवर हुई और अभी पेमेंट दे दी, ये प्रेजेंट कंसीडरेशन है। ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हो सकती है। नॉट नेसेसरी द इक्वल वैल्यू, अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट फ्री है तो कोई इशू नहीं है कि इक्वल वैल्यू हो या ना हो। डेफिनेशन देखें, इट इज नॉट नेसेसरी that consideration is equal in the value to promise. The parties are free to decide the value of consideration. अपनी मर्जी है,
जबरदस्ती से कॉन्ट्रैक्ट ना हो। अब देखिए, ए ने कहा बी को कि मैं बी को सिर्फ ये बाइक अपनी 50,000 वाली 30,000 में बेच दूंगा। अब ए और बी के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है ये रजामंदी से हो रहा है। बी की तरफ से ए पर कोई दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई किसी किस्म का थ्रेट नहीं है, तो ये एक वैलिड कंसीडरेशन मानी जाएगी। बी अपनी फ्री कंसेंट के साथ बी को चाहे बाइक 50,000 वाली 30,000 में दे या 50,000 वाली 5,000 रुपए में दे दे, कंसेंट फ्री है तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ए अपनी बाइक बी को फ्री में दे देता है तो फिर ये एक वैलिड कंसीडरेशन नहीं बनेगी, क्योंकि फ्री कंसीडरेशन की डेफिनेशन हमने शुरू में पढ़े, समथिंग इन रिटर्न, कुछ ना कुछ रिटर्न में वापस मिले जरूर। ठीक है ना जी। नेक्स्ट है कंसीडरेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ कंसीडरेशन, मतलब जो कंसीडरेशन है उसको परफॉर्म किया जा सके, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो, फिजिकली पॉसिबल हो, लीगली इम्पॉसिबल ना हो, मतलब फिजिकली इम्पॉसिबल ना हो, लीगली इम्पॉसिबल ना हो, अनरियल ना हो। फिजिकली इम्पॉसिबल की देख लें डेफिनेशन पहले। इट इज नेसेसरी दैट कंसीडरेशन must be real. A promise to do something which is physically impossible is not valid consideration. जैसे ए एक डॉक्टर है, ए बी को कहता है अगर तू मुझे 2 लाख रुपया देगा तो मैं तेरे मरे हुए भाई को भी जिंदा कर लूंगा। अब ये फिजिकली इम्पॉसिबल है। पुट द लाइफ, देखिए उसने जो एग्जांपल दी है, ए प्रॉमिस टू put life in B's dead brother and B promised to pay 1 lakh, this is not valid consideration. ये valid consideration नहीं मानी जाएगी क्योंकि वो physically impossible है। या A ने B को कहता है कि भाई मैं मैजिक से आपको ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी को असल में तब्दील कर दूंगा, तो ये एक रियल या फिजिकली इम्पॉसिबल है चीज। लीगली इम्पॉसिबल डेफिनेशन देख लें, ए प्रॉमिस टू डू विच इज इलीगल इज नॉट वैलिड कंसीडरेशन। अब देखिए जो इलीगल हो, अब ए ने बी को कहा कि भाई मैं आपको 50,000 दूंगा, आपने बी को मारना है या आपने सी को किडनैप कर लेना है, तो ये लीगल नहीं है, इलीगल नहीं होना चाहिए, जो मतलब लीगली पॉसिबल होनी चाहिए कंसीडरेशन। ठीक होगी, ये बात समझ आ गई। अनरियल नहीं होना चाहिए, इसकी डेफिनेशन देखें, कंसीडरेशन मस्ट नॉट बी अनरियल, इट शुड बी पॉसिबल टू परफॉर्म। कंसीडरेशन इज अनरियल इफ इट कंसिस्ट of promise to perform duty which a person already responsible to perform under law. A promise to pay B if would attend the court, give evidence for C, but court already summoned B, so A will not pay because it was ऑलरेडी ड्यूटी टू गो द कोर्ट। अब अनरियल कंसीडरेशन का मतलब ये है कि एक पर्सन की वो वैसे ही ड्यूटी बनती है कि उसने उसके बिहाफ पर कोर्ट जाना है, तो उसके बाद अगर वो उसे कहता है कि मैं आपको ये इतनी अमाउंट पे करूंगा, आप कोर्ट आओ, अगर वो उसने लीगली आना है तो वो नहीं भी आता या वो उसको नहीं भी पे करता तो उसमें कोई इशू नहीं है, कंसीडरेशन नहीं होगी। ठीक है बेटा, ये आपका आज का क्वेश्चन था। उम्मीद कर